हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द MS साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 5 का लास्ट टॉपिक जो कि है हमारा दैट ब्लड प्रोडक्ट कलेक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज ऑफ होल ह्यूमन ब्लड, ड्राइड ह्यूमन प्लाज्मा एंड प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट। इसका इसी तरीके का एक टॉपिक आपका यूनिट 3 में भी आया था, प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट, ब्लड प्रोडक्ट्स, इससे रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आप इसको देखने से पहले उस पार्ट को मैं देख लेंगे, उसमें मेरा लिखा हुआ है ब्लड प्रोडक्ट्स एंड प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट। ये टॉपिक आपका यूनिट 3 में है। ठीक है, तो वो अगर आप देख लेंगे तो काफ़ी कुछ आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी कुछ सिमिलर टॉपिक है लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसमें है, वो हमें देखना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ कि काइंडली ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, क्योंकि MCQ सीरीज चालू हो चुकी है, वीडियोस जो हैं MCQs के डलने लग गए हैं और जो हैं आपके नोट्स भी अपलोडेड हो रहे हैं। तो उसके इंटीमेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा ब्लड प्रोडक्ट में सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज़ द कलेक्शन। कलेक्शन के लिए अगर हम बात करें कि ब्लड को हम कलेक्ट कैसे करते हैं, ब्लड के कलेक्शन के लिए जो है हम कलेक्शन किया जाता है मीडियन क्यूबिटल वेन जो है, एल्बो में जो हमारी वेन होती है उससे हम ये कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उसको कलेक्ट करने से पहले हम एक रबर का टॉर्निक्वेट, यानी कि जो है रबर का जो हमारा अपर आर्म है उसमें बांध दिया जाता है और ये बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये जब जो है इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट तक हमारे हैंड पे जो है बांध के रखते हैं। इसका जो ड्यूरेशन है वो जो उससे क्या हो जाता है, उस एरिया में आपका ब्लड फ्लो तेज हो जाता है और ब्लड लेने में दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर जो है अब जब जो वेनापंचर साइट है, यानी जिस साइड से आप ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर क्यूबिटल वेन के साइड पे, उस जगह को आप अच्छे से एथेनॉल से जो है उससे स्वैप आउट करें, उसे क्लीन करें। ठीक है, तो उसे वाइप कर देंगे। देन फिर आप जो है स्टेराइल डिस्पोजेबल निडल के थ्रू इसमें जो है आप ब्लड कलेक्ट करेंगे। जनरली जो अडल्ट के लिए जो गाउज होती है, जो निडल की जो गाउज होती है, उसका जो डायमीटर होता है वो करीबन 19 to 21 गाउज होता है और जो चिल्ड्रन के लिए जो है दैट इज़ 23 गाउज। ओके, हियर जो है जब आप कलेक्ट कर रहे हैं तो आप अपनी जब ब्लड का कलेक्ट किया जा रहा है तो पेशेंट को बोला जाता है कि टाइट योर फिस्ट, मतलब आपने अपनी मुट्ठी बंद कर लीजिए। लेकिन फिर जब आप यहाँ पर जब रिक्वायर्ड अमाउंट कलेक्ट हो जाता है देन हमको पेशेंट को बोलना है कि आप अपना ओपन फिस्ट को है ओपन कर लीजिए। ठीक है, द पेशेंट इज आस्क्ड टू ओपन द फिस्ट। उसके बाद स्टेराइल कॉटन से फटाफट से जो है हम जो है जो भी अपना टॉर्निक्वेट है, यहाँ मैंने शायद लिखना नहीं भूल गई हूँ, लेकिन जो है फटाफट से वो टॉर्निक्वेट जो है रबर का वो फटाफट से रिलीज़ करना है और जो साइट है उसे हम जो है रबर से हमारा स्टेराइल स्वैब है उससे हम क्लीन कर देंगे दोबारा से और फिर उसको बोलेंगे कि उसको जेंटली इसको प्रेस करके रखो। ठीक है, द पेशेंट इज आस्क्ड टू प्रेस द गाउट ओवर द साइड टिल ब्लीडिंग, और हमें उस जगह पर तब तक उसको बोलना है कि जब तक उसकी लगा के रखो वो जो कॉटन स्वैब है तब तक की ब्लीडिंग बंद ना हो जाए। ठीक है, अब जो ब्लड जो कलेक्ट हुआ है उसे हम जो है एक जो है कंटेनर या एक आपने देखा होगा कि एक ट्यूब होती है जिसमें एंटीकोएगुलेंट भरा होता है। यहाँ एंटीकोएगुलेंट को मैंने शॉर्ट फॉर्म में A.C लिख दिया है। ठीक है, अब ये एंटीकोएगुलेंट जो है इस तरह की एक ट्यूब होती है और जब आप उस ब्लड को निडल से जब इसमें ट्रांसफ़र करते हैं तो इस तरीके से जेंटली शेकन आउट किया जाता है उसको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उस तरह से ऐसे करेंगे, क्यों, अगर ऐसा करेंगे तो वहाँ पर जो है ब्लड जो है उसमें कह सकते हैं उसमें हीमोलाइसिस की प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जो है उसको हम जेंटली मिक्स करेंगे और कई बार इस तरह से धीरे धीरे हम उसको ऐसे जेंटल जो है इन्वर्ट भी करके जो है एंटीकोएगुलेंट से उसको मिक्स कर देते हैं। अब उसके बाद जो है ब्लड अगर टेस्टिंग के लिए सेंड करना है तो टेस्टिंग के लिए कर देंगे और उसको जो हमारे पास जो ट्यूब है जिसमें हमने ब्लड सैंपल कलेक्ट किया है उसे हम 1 to 2 आवर्स जो है वो जो है तक ही रख सकते हैं। उसके बाद हमें उसको कलेक्शन मतलब उसको सैम्पलिंग मोड पे भेजना है। लेकिन अगर सपोज दैट कि ब्लड डोनेशन जैसा कुछ चल रहा है कि यानी कि ब्लड को आप डोनेट कर रहे हैं और उसलिए ब्लड को कलेक्ट किया जा रहा है तो यहाँ पर जो है ब्लड को मैक्सिमम जो आप किसी पर्सन से निकाल सकते हैं वो करीबन 420 ml एट वन टाइम, मतलब एक पेशेंट से या एक पर्सन से ब्लड डोनेशन के लिए आप करीबन 420 ml जो है पर जो है वन टाइम में कलेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। और जो है यू हैव टू शेक विद द माइल्ड, एक जो है इसमें आपको टाइमली जो है उसको शेकन करना है। इसमें ये चीज़ आपको नोट डाउन करनी है। एक सेकेंड है ना, एक ये चीज़ मैं ड्यूरिंग कलेक्शन, हाँ ये एक लाइन लिखनी थी यहाँ पर, है ना, इस लाइन को मैं यहाँ लिख देती हूँ। ड्यूरिंग कलेक्शन जो कलेक्शन बैग होता है, पॉलीथीन बैग, पॉलीथीन का बैग होता है, ड्यूरिंग कलेक्शन द बैग इज जेंटली शेकन। उसको क्या करना है, उस बैग को जेंटली आप शेक करते रहें, हिलाते रहें थोड़ा थोड़ा, ताकि जो है उसमें जो क्लम्स है या क्लॉट जो है वो ना बन पाए। उसमें भी एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं, ठीक है। अब उस जो बैग है उसको आप क्या करेंगे कि टू अवॉइड क्लम्स, ठीक है। अब जो है इसमें लेबलिंग जो की जाती है, अब जैसे ही आपका ब्लड कलेक्ट हो गया है उसमें हम जो लेबलिंग करते हैं वो लेबलिंग में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, उसमें हम उस पेशेंट का या उस जो पर्सन है जो डोनर है उसका ABO ब्लड ग्रुप, क्या ब्लड ग्रुप है, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, ये सब हम उसमें डिटेल भरते हैं, उसके ऊपर जो स्लिप लगाते हैं। उसके बाद RH पॉजिटिव है, RH नेगेटिव है, यानी D एंटीजन प्रेजेंट है या एब्सेंट है। इसके अलावा किस दिन कलेक्ट किया गया है, उसकी स्टोरेज कंडीशन, मतलब किस टेम्परेचर पे इसको स्टोर किया जाएगा, एंड द एक्सपायरी डेट, यानी कि ये अगर आज कलेक्ट किया गया है तो ये कितने दिन में जो है एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है करीबन ब्लड को जो लिया जाता है वो 35 डेज तक इसमें जो है उसको स्टोर किया जाता है ना। हाँ, यूज इन 35 डेज, इसको यहाँ पर ये लिखिए, स्टोर एट 4 to 6 डिग्री सेल्सियस एंड फॉर 35 डेज, यानी कि जो है इसको 35 डेज तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वहाँ पर उसमें जो है डिग्रेडेशन होना चालू हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है कि अगर ये जो है अगर हम टेस्टिंग के लिए दे रहे हैं तो टेस्टिंग के लिए हमने कहा है कि इसमें 1 से 2 घंटे तक भी जो है हम अपने पास रख सकते हैं, उसके बाद हमें टेस्टिंग पे देना ही पड़ेगा, यानी प्रोसेसिंग पे देना पड़ेगा। लेकिन अगर सपोज दैट कि कोई ऐसी जगह है जहाँ से आप ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर एकदम से लैब की जो फैसिलिटी नहीं है, देन वहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि आपको उसको फ्रीज़र में रख सकते हैं 4 to 6 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। और फिर जो है उसको आप जो है वहाँ पर फिर बाद में आप सैम्पलिंग के लिए भेज सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि हाँ ये हमारा कंप्लीट हो गया कलेक्शन ऑफ द ब्लड, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमें ये जो अब टॉपिक है इसमें हमें होल ह्यूमन ब्लड, इसमें आपका ड्राइड प्लाज्मा, इसके अलावा जो प्लाज्मा के सब्स्टिट्यूट्स हैं वो सारे देखने हैं। इसके अलावा जो है प्लेटलेट फैक्टर्स, वो सारा इसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर होल ह्यूमन ब्लड की। होल ह्यूमन ब्लड जो है वो क्या है, दैट इज़ उसमें हमारा सेलुलर पार्ट होता है 45% और प्लाज्मा पार्ट होता है 55%। ये सब मैंने उस टॉपिक में पढ़ाया हुआ है, ढंग से पढ़ाया हुआ है और ढंग से पढ़ाया हुआ है, तो मैंने इसको यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल आउट नहीं किया है क्योंकि आप 30 ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो सेल जो है 45% है, उसमें RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। जो प्लाज्मा है दैट इज 55% और उसके अंदर वाटर और प्रोटीन का पार्ट होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत सारे मौजूद होते हैं, ठीक है। जो है बहुत सारे सोडियम, पोटेशियम, आयंस मौजूद होते हैं, ठीक है। इसमें जो प्रोटीन होते हैं वो मेनली एल्बुमिन और ग्लोबुलिन रहते हैं। जो एल्बुमिन रहता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है ब्लड को, ताकि वो सेल्स के प्रेशर को बियर कर सके या उसको वहाँ पर जो है उसको बैलेंस कर सके। ग्लोबुलिन जो होते हैं वो ग्लोबुलिन प्रोटीन 3 तरीके के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा ग्लोबुलिन। इसके अलावा बहुत सारे कोएगुलेटिंग फैक्टर्स जैसे आपका फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, ये सारे के सारे इंक्लूड होते हैं। यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे जो है, अच्छा चलिए ऐसा करिए कि फटाफट से इसको उतार लीजिए, है ना, ताकि हम जो है नेक्स्ट टॉपिक को चालू कर पाएँ, ठीक है। ठीक है, अगर जो नहीं उतार रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब यहाँ पर अब होल ह्यूमन ब्लड के बाद हम उसे कैसे प्रोसेस करते हैं, उसमें से क्या क्या हम जैसे पैक्ड सेल RBCs निकालते हैं, उसमें प्लेटलेट जो है उनको निकालते हैं, वो हम देखते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि पहले क्या किया जाता था कि सपोज दैट कि बॉडी में अगर RBCs की कमी है तो भी पूरा ब्लड चढ़ाया जाता था, अगर प्लाज्मा की कमी है तो भी पूरा ब्लड चढ़ाया जाता था, कोई प्रोटीन की कमी है तो भी पूरा ब्लड चढ़ाया जाता था। बट आजकल यानी कि नाउ इट इज़ अब ये टेक्निक हटा दी गई है।
अब यहाँ पर जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उसी चीज़ को डाला जाता है, बाकी जो है पूरा ब्लड डोनर को वापस दे दिया जाता है। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होता है कि इससे बेवजह का ओवरलोडिंग हमारी बॉडी पे बच जाती है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि कैसे हम होल ह्यूमन ब्लड से क्या क्या चीज़ें हम एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर होल ब्लड और उसके अदर कंपोनेंट्स की। ठीक है, तो जो यहाँ पर होल ब्लड है वो कलेक्ट किया जाता है, हमने बताया कि एक टिपिकल बैग में। उस टिपिकल बैग की जो कह सकते हैं कि कैपेसिटी है वो करीबन 400 to 420 ml के अराउंड होती है, और 400 ml ब्लड कलेक्ट किया जाता है वन टाइम में, या 420 ml के आसपास किया जाता है। उसमें से करीबन काफ़ी कुछ अमाउंट यानी कि 49 to 50 ml जो होता है वो एंटीकोएगुलेंट का होता है यहाँ पर। ठीक है, इस होल ब्लड को आप स्टोर करेंगे 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पे, और उसमें अप्रोप्रिएट जो ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर उसको स्टोर किया जाता है। ठीक है, इस तरीके के जो ब्लड होता है उसमें उसकी शेल्फ लाइफ यानी कि उसका जो ड्यूरेशन है या एक्सपायरी डेट है वो करीबन 35 डेज़ की रहती है, यानी कि कलेक्शन से 35 डेज़ पर। ठीक है, और जो ब्लड है उसको किया जाता है CPDA सोल्यूशन में या CDPA सोल्यूशन में। ठीक है, CDPA सोल्यूशन एक तरीके का एंटीकोएगुलेंट और प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन है। C स्टैंड्स फॉर सिट्रेट, P फॉर फॉस्फेट, D फॉर डेक्सट्रोज एंड A फॉर एडिनिन। ठीक है, C से सिट्रेट जो है, यहाँ पर सिट्रेट जो होता है एंटीकोएगुलेंट की तरह काम करता है, क्योंकि ये कैल्शियम को बाइंड करके रखता है, बाइंड द कैल्शियम आयन। ओके, ये क्या करता है, कैल्शियम आयन से रिएक्ट करके एंटीकोएगुलेंसी का काम करता है। जो फॉस्फेट है वो बफर की तरह काम करता है और उसका पीएच मेंटेन करता है, ब्लड का पीएच को जो है कह सकते हैं कि फ्लक्चुएट होने से रोकता है। जो डी होता है दैट इज डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज जो होता है वो रेड सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करता है। नाउ कम टू द एडिनिन। एडिनिन जो होता है वहाँ पर ब्लड सेल के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जब ब्लड कलेक्ट किया जाता है तो उसमें प्रॉपर लेबलिंग की जाती है, और उस लेबल के अंदर हमें ABO ब्लड ग्रुप यानी कौन सा ब्लड ग्रुप है, RH पॉजिटिव है या नेगेटिव है, डेट ऑफ डोनेशन, एक्सपायरी डेट, ये सब चीज़ें हम उसमें मेंशन करते हैं। इस तरीके से होल ब्लड जो है वो उसे हम यूज़ करते हैं बहुत सारी डिसऑर्डर्स में, जैसे बहुत सारा एक्यूट मैसिव ब्लड लॉस हो गया है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया एकदम से, या जो है कोई ब्लड कंपोनेंट जो है रिप्लेस करना है। एक्चुअली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें ब्लड का अगर कोई कंपोनेंट सब्स्टिट्यूट करना है, जैसे सपोज RBCs का काउंट कम हो रहा है तो भी वहाँ पर पूरा ब्लड चढ़ाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है ब्लड जो होल ब्लड है वो एक तरीके से ओवरऑल कंपोनेंट को भी रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, और जो है ये लिखा हेल्प टू रिप्लेस द कंपोनेंट वेयर लैक ऑफ सेपरेशन फैसिलिटी, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो ब्लड कंपोनेंट है उनको सेपरेट करने की कह सकते हैं मैनेज्ड वे में नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर किसी भी कंपोनेंट को सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या पूरा ब्लड ही चढ़ा दिया जाता है। लेकिन दिक्कत ये होती है इसके साथ होल ब्लड को चढ़ाने के साथ साथ कई सारी रिस्क फैक्टर भी काम करते हैं। जैसे वहाँ पर पेशेंट के अंदर ओवरलोडिंग हो जाती है, जो CV मतलब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जो कार्डियोवैस्कुलर जो पेशेंट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं ब्लड का ओवरलोडिंग हो गई है, या आयरन कंटेंट ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं समस्याएं आती हैं। नाउ कम टू द अदर पॉइंट कि ब्लड को जैसे ही हम कलेक्ट करते हैं उसे प्रोसेसिंग के लिए हमें 6 से 8 घंटे ऐसा हम मानते हैं, लेकिन हमें 6 आवर्स के अंदर इसे प्रोसेसिंग पे भेज देना चाहिए। द ब्लड शुड बी प्रोसेस फॉर कंपोनेंट सेपरेशन विद इन द 6 आवर्स ऑफ द कलेक्शन। ठीक है, 6 आवर्स के अंदर इसको हमें जो है डिस्पैच कर देना चाहिए, या अगर उससे हमें उससे अदर कंपोनेंट रिसीव करने हैं तो उस प्रोसेस पे हमें उसे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। नाउ कम टू द ब्लड कंपोनेंट। ब्लड कंपोनेंट जो है जैसे रेड सेल, अदर बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं, उनमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया है। रेड सेल कंपोनेंट, प्लेटलेट कंपोनेंट्स, ग्रेनुलोसाइट कंपोनेंट एंड द प्लाज्मा कंपोनेंट। रेड सेल कंपोनेंट जो है इसके अंदर जो है अलग अलग फॉर्म है रेड सेल्स का, जैसे पैक्ड रेड सेल्स हैं, फ्रोजन RBCs हैं, वॉश्ड RBCs हैं। इसके अलावा भी बहुत तरीके का RBC वर्जन है, लेकिन मुझे यहाँ 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया। इसके अलावा भी फॉर्म्स होते हैं, डोंट थिंक इसके अलावा फॉर्म नहीं होते हैं। ठीक है, प्लेटलेट कंपोनेंट, प्लेटलेट कंसंट्रेट। ठीक है, उसके बाद ग्रेनुलोसाइट कंपोनेंट, ग्रेनुलोसाइट कंसंट्रेट। ठीक है,
प्लाज्मा कंपोनेंट में जो आपका जो है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और क्रायोप्रेसिपिटेट जो है ये सब जो है, या ड्राइड प्लाज्मा भी आप इंक्लूड कर सकते हैं इसमें, ड्राइड प्लाज्मा है ना, ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अब हम वन बाय वन इनके सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं जो भी हमने यहाँ इंक्लूड किए हैं। फर्स्ट इज द पैक्ड रेड सेल। पैक्ड रेड सेल यानी कि हमने जो हमारा ब्लड है, जो होल ब्लड है, उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ हमने आरबीसी कंपोनेंट जो है लिए हैं। अब आरबीसी कंपोनेंट लिए हैं, बाकी जो है हम पूरा जो ब्लड डोनेशन है उसको वापस जो है या तो हम उसको दे देते हैं वापस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है केवल ब्लड के अंदर से उसके रेड ब्लड सेल्स को जो है निकालना, उसे हम और उसको जो है प्रोसेस करना, वो कहलाता है आपका पैक्ड रेड सेल कंपोनेंट। ठीक है, इसको हम प्रोसेस कर लेते हैं विद इन द 6 to 8 आवर्स। ठीक है, ये जनरली प्रिपेयर किया जाता है ब्लड में बाय रिमूविंग मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा, यानी कि ब्लड के अंदर जो सारा प्लाज्मा है उसको रिमूव किया जाता है और इस प्लाज्मा का कंसंट्रेशन अबाउट 40% रहता है, तो उसको रिमूव करना। इट इज डन बाय अलाउइंग द होल ब्लड टू सेडिमेंट ओवरनाइट इन अ रेफ्रिजरेटर एट 2 to 6 डिग्री सेल्सियस और बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। मतलब कि हम रेड ब्लड सेल्स को कैसे सेपरेट कर रहे हैं, इसमें या तो हम उसको सेडिमेंटेशन मेथड से कर रहे हैं, यानी जो ब्लड है उसको रखा हुआ है होल ब्लड को और उसको 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पे ओवरनाइट रखा है, तो रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं यानी जो आरबीसीज है वो नीचे सेडिमेंट हो जाती हैं, उस तरीके से सेपरेट आउट कर सकते हैं। या सेंट्रीफ्यूगेशन जो मेथड है उससे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। इसके अंदर जो आरपीएम होता है, रेट पर मिनट जो होता है, वो 3800 to 4000 रखा जाता है, यानी 3800 to 4000 आरपीएम इसका रखा जाता है और इसे करीबन 5 से 7 मिनट के लिए ट्रीट किया जाता है। इस आरबीसी जो पैक्ड रेड सेल्स हैं, इनको जो हम स्टोर कर सकते हैं दैट इज द 4 to 6 डिग्री सेल्सियस। यूज कहाँ है? क्रोनिक एनीमिया में। और ये क्या करता है, ये वॉल्यूम का ओवरलोड का रिस्क घटा देता है। यानी सपोज इट अगर किसी पेशेंट में आरबीसी कंटेंट ही चाहिए तो और उसकी जगह अगर होल ब्लड चढ़ाया जाता है तो वहां पर ओवरलोडिंग का रिस्क बढ़ता है, लेकिन अगर पैक्ड रेड सेल्स ही चढ़ाए जा रहे हैं तो वहां पर ओवरलोडिंग की रिस्क बहुत कम हो जाती है। यूज इन द पेशेंट्स ऑफ सीवियर एनीमिया विद द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो जनरली जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से रिलेटेड जो पेशेंट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि आरबीसीज को रिप्लेस करने या सब्स्टिट्यूट करने का बहुत अच्छा तरीका है। चलिए फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उसको उतार लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, चलिए तो आपने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हमने यहाँ पर पैक्ड सेल, रेड सेल तक की बात कर ली है। अब हम बात करेंगे फ्रोजन आरबीसीज एंड अदर कंपोनेंट्स के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास पैक्ड सेल के अलावा यानी पैक्ड आरबीसीज के अलावा और क्या क्या तरीके हैं कि जिससे हम और क्या क्या ब्लड कंपोनेंट्स हमारे पास हैं। यहाँ पर हमने जो थर्ड लिया है दैट इज़ द वॉश्ड रेड सेल्स। वॉश्ड रेड सेल्स क्या होती हैं, इसको समझने के लिए हम समझते हैं पहले पैक्ड रेड सेल। पैक्ड रेड सेल्स में हमने क्या किया है कि हमने प्लाज्मा को हटाया है, लेकिन फिर भी उसमें प्लाज्मा का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परसेंटेज रह ही जाता है। यानी कि हम कितना भी कोशिश करें प्लाज्मा को सेंट्रीफ्यूज के थ्रू हटाने का, उसमें करीबन 15 to 20% प्लाज्मा रह जाता है। अब कई बार ऐसा होता है कि जब पैक्ड आरबीसीज चढ़ाए जाते हैं तो कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें उन्हें प्लाज्मा प्रोटीन से एलर्जी होती है, तो वहाँ पर जो है वॉश्ड आरबीसीज जो है वो बहुत अच्छा, एक तरीके से कह सकते हैं एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें करते क्या हैं, जो पैक्ड आरबीसीज हैं उन्हें ही हम जो सलाइन सॉल्यूशन है उससे वॉश करते हैं, जिससे उसमें जो रिमेनिंग प्लाज्मा है और उसका जो प्रोटीन है वो हट जाता है। ठीक है, तो देखते हैं हम, कन्वीनियंट बट एक्सपेंसिव, और चूंकि थोड़ा सा और एक्स्ट्रा प्रोसीजर लेना पड़ता है तो ये कहीं ना कहीं एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर भी है। यहाँ पर पैक्ड रेड सेल वॉश विद द नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन एंड द नॉर्मल सलाइन कंसंट्रेशन इज अराउंड 0.9%। ओके, नॉर्मल सलाइन कंसंट्रेशन इज 0.9%। ठीक है, टू रिमूव द प्लाज्मा प्रोटीन WBCs एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन WBCs और प्लेटलेट्स को रिमूव करने के लिए हम जो है यहाँ पर सलाइन सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि जब हम पैक्ड आरबीसीज, ये जो वॉश आरबीसीज हैं, उन्हें हम जब चढ़ाते हैं तो किसी पेशेंट में अगर कोई प्लाज्मा प्रोटीन से रिएक्शन हो रही है तो वो रुक जाती है, या प्लाज्मा प्रोटीन के रिएक्शंस वाले पेशेंट्स में या ऐसे पेशेंट जो कि प्लाज्मा प्रोटीन के लिए सेंसिटिव है उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है।
ठीक है। जनरली गिवन टू द पेशेंट हु हैज सीवियर रिएक्शन टू द प्लाज्मा प्रोटीन, यानी कि जिनमें दूसरे प्लाज्मा प्रोटीन के लिए एलर्जिक रिएक्शंस डेवलप होने लग जाती हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है। इट रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ फेब्राइल अर्टिकेरिया एंड मे प्रिवेंट द एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस, यानी कि ये जो है अर्टिकेरिया रिएक्शंस में भी जो है बहुत अच्छा, मतलब कि ये अर्टिकेरिया रिएक्शंस को भी रोकता है। इसके अलावा जो है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस यानी कि एलर्जिक रिएक्शंस के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। ये जनरली IgA डेफिशिएंट पेशेंट्स के लिए, जो RBCs अगर हमें चढ़ानी है, ऐसे पेशेंट जिनमें IgA डेफिशिएंट है, तो वो उनके लिए ये एक अच्छा कह सकते हैं कि सही तरीका है RBCs को चढ़ाने का। जो IgA डेफिशिएंट पेशेंट्स होते हैं उनमें anti-IgA एंटीबॉडीज बन जाते हैं, ABS मतलब एंटीबॉडीज। ठीक है। और वहाँ पर जो है अगर वॉश्ड RBCs चढ़ाएंगे तो किसी भी तरीके की कोई रिएक्शन या एलर्जिक रिएक्शन शो नहीं होगी। नाउ कम टू द फ्रोजन RBCs। फ्रोजन RBCs एक्चुअली क्या होता है कि चाहे तो सपोज दैट कि हम अपनी RBCs को फ्रोजन मोड पे रख सकते हैं। कैसे होता है? इसके लिए हमें उसको ग्लिसरॉल के साथ रखना पड़ता है, और ग्लिसरॉल यहाँ पर एक क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट की तरह काम करता है। जैसे यहाँ पर कैन बी स्टोर्ड इन द ग्लिसरॉल अप टू द 10 ईयर्स, यानी कि ये जो है करीबन 10 साल तक इसको आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ग्लिसरॉल एक्ट एज ए क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट। यहाँ पर जो है ग्लिसरॉल जो होता है वो एक तरीके का क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट है। जो RBCs हैं उसको ग्लिसरॉल के सोल्यूशन में, यानी कि जो पैक्ड RBCs हैं उनको ग्लिसरॉल के सोल्यूशन में -70 डिग्री सेल्सियस पे आप जो है रख सकते हैं। लेकिन जब इसको आपको यूज़ करना है तो जो ग्लिसरॉल और RBCs का जो सोल्यूशन है जो कि इतने लो टेम्परेचर पर रखा हुआ है, उसे आपको डीग्लिसरलाइज्ड करना पड़ता है। डीग्लिसरलाइज मतलब कि आपको ग्लिसरॉल को हटाना पड़ता है, और फिर उसके लिए आपको इसको थॉ करना पड़ता है 37 डिग्री सेल्सियस पे। थॉ मीन्स कि उसको जो है इसको मेल्ट करना कहते हैं, बट इसको मेल्ट नहीं कर रहे हैं हम, यानी कि उसका टेम्परेचर हम जो है बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। उस प्रोसेस को बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम थॉ बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर उसको हम थॉ एट द 37 डिग्री सेल्सियस बिफोर यूज। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 है, तो हमें ये -70 से इसको पहले डीग्लिसरलाइज करना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर 37 पे लाना पड़ेगा। उसके बाद सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज से जो ग्लिसरॉल है, जो अदर चीज़ें हैं वो हट जाएंगी, और यहाँ पर जो है नाउ सेटल डाउन विद द सलाइन, और उसके बाद जो उसको सलाइन से ट्रीट करेंगे। देन नाउ सेटल डाउन द RBCs वॉश विद द सलाइन, और जो RBCs सेटल डाउन हुई हैं उन्हें हम सलाइन के साथ वॉश करेंगे। देन फिर RBCs को यूज़ करेंगे विद इन द 24 आवर्स, यानी कि जो RBCs हमने इससे निकाल ली हैं वो हमें 24 आवर्स के अंदर अंदर यूज़ करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर होता क्या है कि भाई ये फ्रोजन RBCs का कंसेप्ट किन चीज़ों में यूज़फुल होता है? जो रेयर ब्लड ग्रुप्स हैं उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है कि सपोज अगर कोई रेयर ब्लड ग्रुप का पेशेंट है और वो अपना ही ब्लड क्या करे, वो अपनी ही RBCs फ्रोजन मोड पे ला दे, यानी कि वो अपनी RBCs को, कि सपोज दैट कि इन फ्यूचर कोई एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गई, तो वो अपनी RBCs को फ्रोजन करा सकता है। इसके अलावा जो है यूज़ इन द ऑटोलोगस ट्रांसफ्यूजन। ऑटोलोगस मतलब कि जो सेल्फ के लिए, वही आप नॉर्मल आपका भले ही रेयर ब्लड ग्रुप नहीं है, आप चाहें तो अपना जो है ब्लड जो है वो जो RBCs हैं उसे आप जो है फ्रीज करवा सकते हैं आपके फ्यूचर पर्पस के लिए। या जो है फॉर मैसिव ट्रांसफ्यूजन सपोज कोई वार की सिचुएशन आ रही है, कोई बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, वर्ल्ड में क्रिटिकल है, देश में क्रिटिकल सिचुएशन है, तो वहाँ पर आप जो है इस तरीके की फ्रोजन RBCs जो प्रिजर्व की गई हैं उनको बहुत तेजी से यूज़ कर सकते हैं, उसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। नाउ कम टू द प्लेटलेट जो है हमें पता है, प्लेटलेट दीज आर द क्लॉटिंग फैक्टर्स, और जो हमारे ब्लड को क्लॉट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है। They can be obtained by differential centrifugation of 1 unit of whole blood by platelet pheresis। देखिए सबसे पहले जो है इसको आप समझिए, एफेरेसिस एक जो टर्म है, एफेरेसिस। ओके, एफेरेसिस क्या होता है? एक्चुअली डोनर, सपोज दैट कोई डोनेट कर रहा है ब्लड, और वो चाह रहा है कि वो जिस पेशेंट को डोनेट कर रहा है, और इसमें सपोज दैट कि इसको ऐसा समझिए कि आप कोई डोनर को, जैसे मैं डोनर हूँ और किसी पेशेंट को सपोज दैट प्लेटलेट की ज़रूरत है या किसी पर्टिकुलर ब्लड कंपोनेंट की ज़रूरत है, उसे पूरे ब्लड की ज़रूरत नहीं है, तो मुझसे क्या किया जाएगा कि मुझे मेरे ब्लड को कनेक्ट किया जाएगा
एक प्रॉपर मशीन से, डिफरेंशियल मशीन से, एक प्रॉपर ऑटोमेटेड प्रोसेस से मेरे ब्लड की जो वेन है, जो यहाँ पर क्यूबिटल वेन है, उसको कनेक्ट किया जाएगा और फिर वहाँ पर उस ब्लड के अंदर से वो जो कंपोनेंट है जो कि रिक्वायर्ड कंपोनेंट है, आइदर प्लेटलेट, आइदर WBCs, आइदर दैट RBCs, वो सेपरेट करके वापस पूरा ब्लड मेरी बॉडी में चढ़ा दिया जाएगा। यानी कि डिफरेंशियल सेपरेशन जो होता है वो कहलाता है एफेरेसिस। ओके, एफेरेसिस या एफेरेसिस जो भी आप बोलना चाहें। तो यहाँ पर डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन है, यानी डिफरेंशियल सेपरेशन है। पूरे ब्लड को डोनेट नहीं किया जाता इस केस में। इस केस में डोनर जो होता है केवल सेलेक्टिव ब्लड कंपोनेंट को ही डोनेट करता है, बाकी पूरा ब्लड जो होता है उसे वापस दे दिया जाता है। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं एफेरेसिस। अब जैसे प्लेटलेट फेरेसिस है, मतलब कि उस पेशेंट से केवल उस डोनर से आप सिर्फ और सिर्फ क्या ले रहे हैं, प्लेटलेट्स ले रहे हैं। ठीक है, अब प्लेटलेट का जो फॉर्मेशन है या फॉर्मुलेशन है, दैट इज द प्लेटलेट कंसंट्रेट। प्लेटलेट कंसंट्रेट कैसे तैयार करते हैं? 1 यूनिट ऑफ होल ब्लड इज सेंट्रीफ्यूज एट लो स्पीड, यानी कि इसको जब आप सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो इसको आप लो स्पीड पे करेंगे और इस लो स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज करने पर आपको PRP मिलेगा। व्हाट इज द PRP? प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा आपको मिलेगा। उसके बाद देन PRP। अब इस आप प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को लेंगे, इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे एट द हाई स्पीड। इसको आप सेंट्रीफ्यूज करेंगे हाई स्पीड पे। ओके, प्लेटलेट एग्रीगेट एट द बॉटम। अब उस जब हाई स्पीड पे करेंगे तो प्लेटलेट जो होती है वो बॉटम पे एग्रीगेट हो जाती है। प्लेटलेट एग्रीगेट एट द बॉटम एंड प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा रिमेन्स एट द टॉप, यानी कि जो प्लेटलेट्स हैं वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगी हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज से, और जो ऊपर है वो प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा, मतलब कि ऐसा प्लाज्मा जिसमें प्लेटलेट का कंसंट्रेशन बहुत पुअर है या नेग्लिजिबल है, वो वहां पर कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो है ये प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा, जैसे शॉर्ट फॉर्म में हमने PPP कहा है, ये वापस से जो है प्राइमरी कलेक्शन बैग में डाल दिया जाता है। प्राइमरी कलेक्शन बैग जहां से आपने होल ब्लड कलेक्ट किया है उसे आप जो है, यानी कि आपने होल ब्लड कलेक्ट किया एक बैग में और फिर उससे ही फर्दर सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए भेज रहे हैं, तो ये जो आपका PPP है यानी प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा है, इसको वापस आप प्राइमरी कलेक्शन बैग में भेज देंगे। अब यहाँ पर जो डोज है, जनरली 1 यूनिट प्लेटलेट का कंसंट्रेशन अगर आप डालें तो आपके प्लेटलेट काउंट में 5000 पर माइक्रोलीटर जो ब्लड है उसमें इजाफा होता है, इसमें बढ़ोतरी होती है, इंक्रीमेंट होता है 5000 प्लेटलेट पर माइक्रोलीटर का, अगर आप 1 यूनिट प्लेटलेट कंसंट्रेट चढ़ाते हैं तो। ठीक है, अडल्ट डोज जनरली जो होती है 1 यूनिट पर 100 kg के हिसाब से डाला जाता है। 1 यूनिट पर 100 kg या 4 to 6 यूनिट्स की जनरली जरूरत होती है। ठीक है, इसके यूजेस कहाँ है? यूजेस है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी कि जो ही प्लेटलेट, जितने भी प्लेटलेट के डिसऑर्डर्स हैं उसमें ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हेरिडिटरी प्लेटलेट फंक्शन डिफेक्ट, एप्लास्टिक एनीमिया, इसके अलावा हेमेटोलॉजिकल मैलिगेंसी आफ्टर द कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, यानी कि जो कैंसर ट्रीटमेंट्स, जो कैंसर के ड्यूरेशन में जो रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी करा रहे हैं उसमें जो हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी हो जाती हैं, क्लॉटिंग में दिक्कत आने लगती है, तो वहाँ पर जो है ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं। इसको स्टोरेज जनरली आप 20 to 24 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, और इसमें जो बैग है, जिस बैग में आप करते हैं, जिस प्राइमरी बैग में करते हैं, वो कंटिन्यू एजिटेट होना चाहिए, मतलब कि वो हिलते रहना चाहिए, अदरवाइज उसमें क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएंगे। और करीबन ये जो प्रिपरेशन है 20 to 24 डिग्री सेल्सियस पे आप 3 to 5 डेज तक इसको आप स्टोर कर सकते हैं। लो टेम्परेचर पे यू कैन स्टोर इट फॉर मोर डेज। ओके, अगर लो टेम्परेचर है तो वहां पर आप ज़्यादा डेज पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम जो है प्लाज्मा और प्लाज्मा से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे और ग्रेनुलोसाइट कंसंट्रेट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अदर रिमेनिंग जो हमारे फॉर्मुलेशंस बची हुई हैं ब्लड कंपोनेंट्स की, उनकी। नाउ कम टू द ग्रेनुलोसाइट कंसंट्रेशन। ग्रेनुलोसाइट कंसंट्रेशन जो है, ये जो फॉर्मुलेशन है ये हम बहुत रेयरली यूज़ करते हैं और इसे ऑब्टेन किया जाता है ल्यूकोफेरेसिस। फेरेसिस हमने बता दिया है कि जो डिफरेंशियल सेपरेशन है वो टर्मिनोलॉजी क्या कहलाती है? एफेरेसिस। और अगर जिसके साथ जैसे ल्यूकोसाइट को सेपरेट करना है तो ल्यूकोफेरेसिस, प्लेटलेट को सेपरेट करना है तो प्लेटलेट फेरेसिस। ठीक है, और बाय द डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन ये जनरली यूज़ किया जाता है सीवियर न्यूट्रोपीनिया में विद द बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन विच इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एंटीबायोटिक थेरेपी, यानी कि इस तरीके के न्यूट्रोपीनिया जिसमें वो
एंटीबायोटिक के लिए पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, उस केस में जो है ग्रेनुलोसाइट कंसंट्रेशन जो है वो बहुत अप्रोप्रिएट ऑप्शन होता है। इसे स्टोर किया जाता है जनरली 24 डिग्री सेल्सियस पे 24 घंटे के लिए, ठीक है। नाउ कम टू द प्लाज्मा कंपोनेंट। प्लाज्मा कंपोनेंट जो है वो ऑब्टेन किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ प्लाज्माफेरेसिस। वही प्लाज्मा को आप सेपरेट करेंगे और बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ होल ब्लड। अब यहाँ पर जो फर्स्ट है दैट इज फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में वही कि आप जो प्रोसेस करेंगे, यू विल हैव टू प्रोसेस द होल ब्लड विद इन द 6 आवर्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मस्ट बी प्रोसेस विद इन द 6 आवर्स ऑफ द ब्लड कलेक्शन, 6 आवर्स ऑफ द ब्लड कलेक्शन। और यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूज किया जाता है या डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूज जो किया जाता है उसमें आरपीएम होता है 3500 और उसका टाइम होता है करीबन 5 मिनट। इस ड्यूरेशन में जो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन किया जाता है और वहाँ पर उसे फटाफट से -25 डिग्री सेल्सियस पे रैपिडली फ्रोज कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ब्लड है उसे स्टोर किया, इस तरीके का जो ब्लड है उसे यानी इस तरीके का जो प्लाज्मा है उसे स्टोर कर सकते हैं हम करीबन -25 डिग्री सेल्सियस पे 1 ईयर के लिए और -70 डिग्री सेल्सियस पे जो है करीबन 5 साल तक के लिए हम स्टोर कर सकते हैं। जब हमें इसको रिक्वायरमेंट होती है तो हम कैसे इसको यूज़ करते हैं, व्हेन रिक्वायर्ड थॉ वही मैंने आपको बताया मेल्ट करना या टेम्परेचर इंक्रीज करना। इसका टेम्परेचर किया जाता है 30 to 37 डिग्री सेल्सियस पे इसको जो है थॉ किया जाता है, देन स्टोर्ड इन द ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर। और फिर इसको जो है इतने टेम्परेचर पे लाके और फिर फटाफट से इसको जो है रेफ्रिजरेटर में डाल दिया जाता है। करीबन वहाँ टेम्परेचर होता है 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पर जो ब्लड बैंक में हमने डाला है, जो उसका जो रेफ्रिजरेटर है उसमें आपको इस माइनस से अगर आप 2 to 4 डिग्री सेल्सियस पे ले आए हैं तो आपको उसको करीबन 24 घंटे के अंदर यूज़ कर लेना है, ठीक है। ये जो है इट शुड बी ट्रांसफ्यूज विद इन द 2 आवर्स ऑफ द थॉइंग, यानी कि अगर आप केवल 30 to 37 डिग्री सेल्सियस पे रख रहे हैं तो आपको उसको 2 घंटे में यूज़ करना है। लेकिन अगर आपने 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पे रख लिया है तो वहाँ पर आप उसको जो है 24 घंटे तक रख सकते हैं, ठीक है। इसकी डोज होती है करीबन 15 लीटर पर केजी ऑफ बॉडी वेट। इसका यूज़ होता है थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा, मल्टीपल कोएगुलेशन डेफिशिएंसीज जनरली जो लीवर डिजीज में देखने को मिलती है उसमें ये हमें जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी एडवांटेज ये है कि अगर हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा भी देते हैं, यानी इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में FFP भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, है ना, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। अब इसमें क्या किया जाता है, जो पेशेंट होता है उसको रिसीव जो है अलग अलग तरीके के क्लॉटिंग फैक्टर्स भी रिसीव हो जाते हैं, ठीक है। और जो है इसके अलावा जो प्लाज्मा एल्बुमिन ग्लोबुलिन प्रोटीन है, अगर वो डेफिशिएंसी है तो पेशेंट की वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट प्लाज्मा प्रिपरेशन की बात करेंगे, दैट इज़ द क्रायोप्रेसिपिटेट। क्रायोप्रेसिपिटेट में इसमें हम क्या करते हैं, जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है उसी से हम इसको बनाते हैं। प्रिपेयर्ड बाय स्लोली थॉइंग 1 यूनिट ऑफ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एट 4 to 6 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो आपने फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है उसको आप स्लोली 4 to 6 डिग्री सेल्सियस पे आप उसे जो है थॉ करेंगे और वहाँ पर जो है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो कि स्टोर्ड है -20 या -70 पे, उसको आप थॉ करेंगे 4 to 6 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद आप सेंट्रीफ्यूज करेंगे और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो सुपरनेटेंट है आप उसको जो है रिमूव करेंगे एंड देन उसको रीफ्रोजन कर देंगे -25 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, जो क्रायोप्रेसिपिटेट जो नीचे बैठा है वो प्रेसिपिटेट जो होगा आपका वाइट प्रेसिपिटेट जो होगा उसको आप फ्रोज कर देंगे और ये करीबन आपका -25 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको स्टोर करेंगे, ठीक है। वही आप इसको 25 पे 1 ईयर और -70 पे 5 ईयर तक आप इसको स्टोर करेंगे, ठीक है। अब जब इसको रिक्वायरमेंट होती है तो रिक्वायरमेंट के लिए आपको क्या करना है, वही आप जो है इसको थॉ करेंगे, यानी उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे 30 to 37 डिग्री सेल्सियस पे एंड स्टोर उसको वही 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पे जो है थॉ करके फिर वापस से रेफ्रिजरेटर में रख देंगे और जो है उस चीज़ को आपको विद इन द 6 आवर्स जो है आपको यूज़ कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका यूज़ किस में किया जाता है, हीमोफीलिया ए के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। वॉन विली ब्रांड डिजीज़ जो है उसमें इसको ट्रीट किया जाता है। फाइब्रिनोजन डेफिशिएंसी उसमें इसको ट्रीट किया जाता है। अब यहाँ पर ड्राइड प्लाज्मा काफ़ी कुछ आपका फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जैसा ही है,
कई बार बुक्स इसको अलग मेंशन करती हैं, कुछ बुक्स इसको अलग मेंशन करती हैं, कुछ बुक इसको सेम मेंशन करती हैं, ठीक है। तो आप जो है, क्योंकि इसमें सेम वही प्रोसीजर मैंने इसको लिख दिया है क्योंकि कई बार आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। तो देखिए इसमें वही आप क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर्ड बाय फ्रीज ड्राइंग, और यहाँ पर भी आपने क्या किया था, उसको आरपीएम किया था और फिर इसको फ्रोजन किया था, ठीक है। तो यहाँ पर उसमें आपने क्या कर दिया है, उसको फ्रीज ड्राइंग कर दिया है। द सुपरनेटेंट फ्लूइड इज सेपरेटेड, और जो सुपरनेटेंट फ्लूइड है उसको सेंट्रीफ्यूज करके जो सेपरेट कर देंगे, और उस प्लाज्मा को क्या किया जाता है, द प्लाज्मा इज पूल्ड बाय चूजिंग द करेक्ट रेशियो ऑफ द ब्लड ग्रुप टू न्यूट्रलाइज द पावरफुल एग्लूटिनिन। तो अगर उसमें कुछ ऐसा रह गया है तो उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है प्रॉपर एग्लूटिनिन की हेल्प से, ठीक है। अब इसको स्टोर कर दिया जाता है 4 to 6 डिग्री सेल्सियस पे, और प्रॉपर स्टेरिलिटी टेस्टिंग्स भी लगा दिए जाते हैं ताकि कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें, ठीक है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर ये जो ड्राइड प्लाज्मा है, इसमें जो प्रोटीन कंटेंट होता है करीबन वो 4.5% होता है। इसमें जो फाइब्रिनोजन है वो खास तौर से प्रेजेंट होता है। इसे हम स्टोर करते हैं -20 डिग्री सेल्सियस, इट्स नॉट बिलो 20, इट्स -20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, अब जब हमें ड्राइड प्लाज्मा, ये ड्राइड हो गया, अब जब हमें इसे यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, ड्राइड प्लाज्मा रिकंस्टिट्यूट इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब इसको हम क्या करते हैं कि जब हमें ड्राइड प्लाज्मा यूज़ करना है तो पहले टेम्परेचर मेंटेन करेंगे वही 30 to 37 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद रिकंस्टिट्यूट करेंगे कि उसमें हम प्रॉपर वाटर डालेंगे, वाटर फॉर इंजेक्शन या NaCl इंजेक्शन, या 2.5% डेक्सट्रोज या 0.45% NaCl डालेंगे उसके अंदर, ठीक है। और जैसे ही हम इसको रिकंस्टिट्यूट कर लेते हैं, इसे हमें इमीडिएटली यूज़ करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारा ब्लड प्रोडक्ट्स यानी कि यूनिट 5 का जो लास्ट टॉपिक था वो भी कंप्लीट होता है। आई होप आपने ये पूरा सेशन एंजॉय किया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए। MCQs पैटर्न डल ही रहे हैं, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।